हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो हम लोग आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आ गए हैं, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। तो एक एक करके हम लोग तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को तुम लोग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ लिया होगा। रोटेशन मतलब क्या होता है कि एक ही एक्सिस के अबाउट चारों तरफ चक्कर काटना रोटेशन होता है। ट्रांसलेशनल मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक उसका पोजीशन को चेंज करना होता है। अगर ट्रांसलेशन हम देखेंगे तो प्रत्येक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है वो सेम होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग डेरिवेशन एक किए थे, उस डेरिवेशन से हम लोगों को एक प्रेशर का वैल्यू आया था। प्रेशर का वैल्यू आया था 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। यहीं से चलेंगे क्योंकि हम लोग जो भी फर्स्ट लेक्चर में ही इसको हम ड्राइव किए थे प्रेशर किस तरह से निकालते हैं। तो प्रेशर यहाँ P4 प्रेशर है, रो डेंसिटी ऑफ द गैस, और VRMS क्या होता है इसको हम लोग बात कर लिए थे। तो अब प्रेशर को अगर देखेंगे तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो। तो 1/3 डेंसिटी क्या लिखते हैं, मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं। तो मास जो होगा, एक मॉलिक्यूल का मास हम लोग स्मॉल m रिप्रेजेंट किए थे, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कैपिटल N, और डिवाइड बाय वॉल्यूम। टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम हो गया, और ये हो गया है VRMS स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर दें तो PV इक्वल टू 1/3 N, इसको करते हैं हम लोग, चलो ठीक है, VRMS स्क्वायर। ध्यान से देखना हम लोग किस तरह से काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे। कुछ ज़्यादा ही ये थिक है, चलो। तो अभी तो हम लोग ये रिलेशन जो पढ़े हैं उसको लिखे, अभी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं हम लोग उसको नहीं लिखे। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, क्लास 11th में कैसे पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ट्रांसलेशनल ही, क्योंकि अभी दो पढ़ने वाले, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशन भी। जब टोटल करेंगे तो दोनों को इंक्लूड करेंगे हम लोग। तो अभी बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसका मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल है। तो अगर हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 टोटल मास MT फॉर टोटल। तो इसको हम लोग टोटल लिख ही देते हैं, ये टोटल हो गया, और VRMS का स्क्वायर। देखो हम लोग जो स्पीड कर लेते हैं या जो वेलोसिटी लेते हैं वो RMS स्पीड या RMS वेलोसिटी लेते हैं, हालांकि इसको स्पीड ही लेकर चलेंगे हम लोग। तो ये VRMS M टोटल और 1/2 ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़े हैं 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से हम लोग लिख दिए 1/2 टोटल मास लिख दिए, जितना भी गैसेस मॉलिक्यूल है सबका मास लिख दिए, इनटू VRMS। अब ये टोटल मास कौन सा है, तो यही टोटल मास है। क्लियर है। तो ऐसा करते हैं ना कि हम M टोटल VRMS स्क्वायर को यहाँ से उठा के ले आते हैं। देखो अगर गैस का टोटल मास तो हमको दिया नहीं रहता है, उसका RMS स्पीड दिया नहीं रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास ये टर्म है ही नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये सब दिया रहता है। जो गिवन टर्म है उस गिवन टर्म से हमको रिलेट करना है काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो यहाँ से हम इसको देखें ध्यान से, तो ये M टोटल हो गया और VRMS हो गया। तो इसको उठा के इधर भेज देंगे तो 3 PV आ जाएगा। तो यहाँ से जो आ गया है 1/2 3 PV, तो इसको हम लोग 3/2 PV लिख सकते हैं। और ध्यान से देखो तो गैसियस, देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, इतना लिखने की क्या जरूरत है, PV इक्वल टू nRT होता है, PV इक्वल टू nRT। तो अगर हम इसको चाहें तो यहां से 3/2 nRT भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अगर देखा जाए तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे अच्छी तरह से लिखते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। चलो ये तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब टोटल जो हमारे पास मॉलिक्यूल है
उसका आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल वाला। तो हम लोगों को एक मॉलिक्यूल का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। चलो काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे? तो देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग माने थे, कंसिडर किए थे कैपिटल एन। अगर कैपिटल एन में कितना है? 3/2 nRT है, 3/2 nRT है, 3/2 nRT है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो होगा वो 3/2 स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N इंटू R इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से देखें तो हमारे पास जो ये n है, ये n है, वो क्या होता है? अगर इस n को देखेंगे तो देखो ये m स्मॉल n जो दिखा रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स दिखाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये स्मॉल n है उस स्मॉल n को हम लोग क्या लिख देते हैं? यहाँ पे 3/2 n को तो रहने दो, स्मॉल n को रख देते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू आर टी। तो अब देखो यहां से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। तो R/Na टर्म जो होता है इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, 3/2 kb इंटू टी। तो अब यहां पे हम लिखना चाहें तो 3/2 स्मॉल n R इंटू टी लिख सकते हैं। अब जैसे ही एक मॉलिक्यूल का निकालना था तो उससे हम लोग डिवाइड कर दिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करने के बाद जो अपने पास रिजल्ट आया है 3/2 kb इंटू टी। क्लियर है? अब यहाँ पे देख करके तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगने वाला है। अजीब क्या लगेगा? तो देखो ये रिलेशन जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं इसको हम लोग डब्बा में बंद कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत था नहीं, मतलब तुमको डेरिवेशन करके ये दिखाएं ये कैसे कैसे आता है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को आ चुका है। तो ये जो एक मॉलिक्यूल का अगर मान लो कि 4 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल है, जितना भी मॉलिक्यूल अगर रहेगा तो उसका हम लोग देखेंगे तो उतना से मल्टीप्लाई कर दे। एक मॉलिक्यूल का पता है तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम लोग सोचेंगे नहीं, 3 का निकालने के लिए सोचेंगे नहीं। अगर n नंबर ऑफ मोल्स का पूछ दे, अगर n मोल्स का पूछते, अगर 1 मोल का पूछे तो इसका मतलब क्या है कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? Na पार्टिकल, मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो Na इंटू kb ये R हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा? इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 kb इंटू टी गुने Na। अब Na इंटू kb क्या हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा, RT के बराबर 3/2 RT। R क्या है? गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू तुम लोग जानते हो 8.31 होता है। और kb का वैल्यू जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये kb क्या है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसका वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 23 SI यूनिट में होता है, SI यूनिट में। तो अब यहाँ पे देखें कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आया है वो किस बात पे डिपेंड करता है। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अगर टेम्परेचर दिया रहे तो उस टेम्परेचर से किसी भी मॉलिक्यूल का जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई प्रेशर का चेंज आ रहा है ना वॉल्यूम का चेंज। देखो यहाँ पे अगर देखें तुमको प्रेशर वॉल्यूम दिया रहे तब भी तुम कर सकते हो, लेकिन अगर हमको सिर्फ देखना है कि किस बात पे डिपेंड कर रहा है तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है, कुछ देर के बाद हम इसी को टोटल एनर्जी बोलेंगे, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या है।
और चाहे वो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। क्लियर है? दूसरा बात है इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ गैस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम नेचर ऑफ गैसेज, मतलब वो कौन सा गैस है इस बात पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, बस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो चाहे ऑक्सीजन का हो, बस उसका टेम्परेचर तुम बता दो, हम तुम्हें काइनेटिक एनर्जी उसका बता देंगे। तो ये तो था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो हम लोग टोटल एनर्जी निकालने के लिए गैसेस मॉलिक्यूल का, उसके लिए एक टर्म हमको पढ़ना जरूरी है जिसको कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कितने इंडिपेंडेंट वे, मतलब इंडिपेंडेंट मो में वो अपने आप को एनर्जी को रख सकता है, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान के चलो कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को देखेंगे, तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अंदर कोई मोशन करते हैं तो वाई एक्सिस से उसका कोई लेना देना नहीं होती है। अगर उसी तरह से वाई में करेंगे तो उसका एक्स से कुछ लेना देना नहीं है, जेड से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मिला करके आएगा, उसको हम लोग काउंट कर करके बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ वे है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। मतलब कि अगर मान के चलो कि यहाँ से लेकर के अब एक बोरिंग चौराहा है तो गांधी मैदान में है, तो गांधी मैदान बोरिंग चौराहा से जाने का कितना तरीका है? तो कोई बच्चा कहेगा कि सर 5 तरीका है, क्योंकि उसको 5 रास्ता पता है। तो ये 5 तरीका जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, यही हो गया टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बता सकते हैं? 5 हो सकता है। तो उसी तरह से हम लोग रियल लाइफ में जो कर रहे हैं उसको तो करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग गैसेस मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसमें देखते हैं कि कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच सिस्टम कैन पजेस एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कितने अलग अलग तरीका से इंडिपेंडेंट वे से वो एनर्जी को पजेस कर सकता है। द इंडिपेंडेंट मोशन कैन बी ट्रांसलेशनल, ये मोशन ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, और वाइब्रेशनल भी हो सकता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, कहने का मतलब है कि अगर 5000 केल्विन से ग्रेटर टेम्परेचर हो जाता है तो उससे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इतना टेम्परेचर पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, अगर सॉल्व करेंगे भी तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके अंदर ऐड करेंगे वो बता देते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशनल के पास कितना टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वे है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल वे इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे हो सकता है, मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल की वजह से क्या हो सकता है। अगर मान लो कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल या तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकता है, दूसरा वाई के अलोंग जाए। देखो अगर एक्स में चलेगा तो वाई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर वाई में चलेगा तो एक्स से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से अगर जेड में चलेगा तो उसको एक्स और वाई से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे जो हमें मिल रहा है वो 3 मिल रहा ट्रांसलेशनल में। अगर कोई सिंगल मॉलिक्यूल हो, मतलब मोनो एटॉमिक हो, मतलब एक ही एटम का बना हो, या पॉली एटॉमिक हो, मतलब कि 2 से अधिक हो, या मोनो एटॉमिक और जो है सो डायटोमिक, डायटोमिक मतलब 2 मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के बाद जो भी होता है उसको हम लोग ट्राइएटॉमिक, और उससे ज़्यादा जो भी होता है उसको हम लोग पॉली एटॉमिक में ही कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि मैक्सिमम पॉसिबल वे इन ट्रांसलेशनल मोशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 वे हो जाएगा, 3। चलो लिख ही देते कौन कौन सा हो जाएगा। 1/2 mvx स्क्वायर प्लस में 1/2 mvy स्क्वायर प्लस में 1/2 mvz स्क्वायर। तो ये कितना पॉसिबल वे हो गया? 3 हो गया, 3 वेज। तो ट्रांसलेशनल के वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है
इसको हम लोग FT कह देते हैं। ट्रांसलेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो किसी भी मॉलिक्यूल का आएगा वो 3 होगा, चाहे मोनो हो, डाई हो, चाहे पॉली हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो गया, 3 तरीका है। उसी तरह से अगर मान करके चलो कि अगर हम रोटेशन की बात कर ले, तो ये एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड, जेड बाहर की तरफ है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल वे देखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वे देखते हैं। तो ये इधर एक्स का एक्सटेंशन हो जाएगा, इसका इधर एक्सटेंशन नीचे हो जाएगा। तो अगर हम मान के चलो कि मोनो एटॉमिक को लेते हैं, अगर मोनो एटॉमिक को ले लिए तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मोनो एटॉमिक अपना हो गया। अगर इसको हम रोटेट कराएं एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराएंगे तो देखो पहले इसको हमको लिख ही देते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वे इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की वजह से जो आएगा टोटल, इसको हम बाद में समझा देंगे, पहले लिखने दो। रोटेशनल एनर्जी 1/2 I एक्स। देखो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट देखते हैं तो सबके अबाउट अलग अलग होता है किसी मॉलिक्यूल का। तो इसलिए यहाँ पे हम आई एक्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे मास एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसमें सब एक ही तरह जैसा होगा। तो यहाँ से ये ओमेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1/2 आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, अब प्लस में 1/2 आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल वे देखें रोटेशन की वजह से, तो वो 3 इसमें भी पॉसिबल है। इसमें भी कितना पॉसिबल है, 3 वे पॉसिबल है। अब देखते हैं कि ये मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए और ट्राई एटॉमिक के लिए क्या क्या इसके अंदर वेरिएशन हो सकता है। तो अगर हम यहां से बात कर लें कि हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, जेड बाहर की तरफ है, यहाँ पे दिखाने के लिए इस तरह कर दिए हैं। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर लें, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस, तो हम लोग लेके चल रहे थे मोनो एटॉमिक। तो अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये दिख रहा कलर, रेयरली दिख रहा होगा। तो अगर मोनो एटॉमिक है तो अगर देखते हैं तो हम लोग एटम का साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के सामने जो एटम का साइज होता है हम लोग उसको कंसिडर भी नहीं करते हैं। तो ये समझो कि एक पॉइंट साइज का है, अगर पॉइंट साइज का है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे तो इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, चाहे वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक के लिए, देखो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा, कौन सा, रोटेशन की वजह से 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से अगर हम डायटोमिक के लिए देख ले, अगर इसी के अंदर हम लोग डायटोमिक कर लेते हैं, सॉरी, अगर डायटोमिक ले ले, मान लो कि एक एटम यहाँ पे है और एक एटोमिक यहाँ पे है, तो ये डायटोमिक है, डम्बेल शेप होता है। अगर हम इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, मतलब ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसके अबाउट अगर रोटेट करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, तो इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इस मॉलिक्यूल का, तो ये भी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये भी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका 0 हो गया। इसका मतलब आई एक्स मॉलिक्यूल, सॉरी डायटोमिक के लिए 0 हो गया। उसके बाद आई वाई देखेंगे, तो आई वाई अगर देखेंगे तो इसको ऐसे रोटेट कराएंगे हम लोग, इस तरह से रोटेट कराएंगे, तो एक्सिस से भले ही पॉइंट मास है लेकिन डिस्टेंस तो एक्सिस से आ गया, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में होगा। उसी तरह से अगर देखेंगे जेड डायरेक्शन इधर है, तो ऐसे ऐसे हम रोटेट कराएंगे, जेड इस तरफ है, तो ऐसे ऐसे रोटेट कराएंगे, तो इसका मतलब है कि मोनो डायटोमिक के लिए ये भी हुआ और ये भी हुआ। जिस एक्सिस के अलोंग लाई किया उस एक्सिस के अलोंग भले 0 हो गया, लेकिन उसके अलावा 2 अदर एक्सिस है तो उसमें जाकर के ये एग्जिस्ट किया। तो यहाँ पे डायटोमिक के लिए हम लोग बोल सकते हैं, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा कितना, 2, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। उसी तरह से पॉली एटॉमिक देख लेते हैं, तो पॉली एटॉमिक मतलब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो जैसे मान लो कि H2O है, तो H2O का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह से निकलता है, कुछ इस तरह का निकलता है। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सॉरी ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये हो गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो अगर हम इस शेप को यहाँ पे फिट करें,
इस शेप को यहाँ पे फिट करें, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। इसको चाहे हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, चाहे वाई के अबाउट रोटेट करें, चाहे जेड के अबाउट रोटेट करें, किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं आने वाला है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वजह से एग्जिस्ट आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो पॉली एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक हो चाहे उससे ज़्यादा हो, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता है, अरे 3 से ज़्यादा एक्सिस तो है नहीं, तो पॉली एटॉमिक बोल दिए। पॉली एटॉमिक के लिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर दोनों को ऐड करें, अभी देखो रोटेशन वाइब्रेशन जब हम लोग काउंट करते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी counted when टेम्परेचर 5000 केल्विन से ज़्यादा हो। और 5000 केल्विन से अगर ज़्यादा रहता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तब जाकर के जो मोनो का होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, क्योंकि मोनो के अंदर जो भी वाइब्रेशन आएगी उसका पता नहीं चल पाता हम लोगों को। मोनो एटॉमिक है, अगर डाई एटॉमिक की बात करें तो उसमें 2 हो सकता है, या तो वो बाहर एक्सपेंड करेगा या तो अंदर करेगा। तो उसी तरह से जो यहाँ पे डाई एटॉमिक के लिए, वैसे अपने सिलेबस में ये सब है भी नहीं, तो डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग इसमें वाइब्रेशन के 2 काउंट कर सकते हैं, और ट्राई एटॉमिक के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसको हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों को जो मिल गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में है क्या, ये मैक्सिमम पॉसिबल वे दैट कैन हैव पजेस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे रोटेशन हो, चाहे वाइब्रेशन हो। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। तो इसका हम कंक्लूजन लिखे यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जब कह दें कि अगर मान के चलो कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना है कि 300 केल्विन होता है, अगर 400 केल्विन 500 केल्विन भी रहे तब भी हम इसको कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब है कि रोटेशन ट्रांसलेशनल रोटेशन और वाइब्रेशन सबको मिला करके हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उस समय इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर F = 3 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस कैसे हो गया, जैसे हीलियम हो गया, नियन हो गया, आर्गन हो गया, तो ये सब जो गैस होते हैं वो मोनो एटॉमिक गैस है। उसी तरह से अगर देखेंगे डायटोमिक गैस के लिए, तो डायटोमिक गैस में क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और NO ये हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो अब इस तरह से देखेंगे तो मोनो के लिए लिखेंगे हम लोग 3, डाई के लिए लिखेंगे 5, और ट्राई मॉलिक्यूल बस नॉन लीनियर होनी चाहिए। नॉन लीनियर मतलब यह जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल है, क्या है, CO2 मॉलिक्यूल है, अगर इसका देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ये क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है। तो सर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वही होगा जो डायटोमिक के लिए होता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम देखेंगे CO3 का डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका CO2 का, तो ये हो जाएगा 5 ही, क्योंकि है ये पॉलीएटॉमिक लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है। अगर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है जैसे कि H2O हो गया, N2 हो गया, CH4 हो गया, तो इन सब का हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना करते हैं, 6 काउंट करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने के बाद हम लोगों को एक लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का कहना था कि जो जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है वो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर 1/2 kT एनर्जी मॉलिक्यूल को रखता है, वो पोजेस करता है। तो ये अब हम लोग चलते हैं आगे। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या, टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल ऑफ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द इच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज kT/2। कारण इफ दीज आर डिग्री ऑफ, इफ
देयर आर, इफ दीज आर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम देन इट्स टोटल एनर्जी 1/2 इंटू के टी। अब अगर हम बात कर ले सिर्फ ट्रांसलेशनल की वजह से, अगर हम लोग बात कर ले ट्रांसलेशनल, तो ट्रांसलेशनल में डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का वैल्यू कितना था, कोई भी मॉलिक्यूल हो तो एफ का वैल्यू ट्रांसलेशनल की वजह से 3 आया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे हम एफ के जगह पे 3/2 कर देंगे और ये के इंटू टी। देखो तो बात सही है, क्योंकि जो हम लोग शुरू में पढ़े थे डायरेक्ट 3/2 के टी, भले उसको डराइव करके लाए थे 3/2 के टी, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वेशन ने कहा था कि जितने भी टोटल एनर्जी जो होता है वो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है 1/2 के टी के इक्वली। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल की वजह से 3 होता है, तो एनर्जी कितना गया 3/2 इंटू के टी, ये एक मॉलिक्यूल का है। तो अब यहाँ पे तो कर लिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, इट्स टोटल एनर्जी, तो ये हो गया। अब निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ, ये तो एक मॉलिक्यूल का हो गया, n मोल्स ऑफ मोलेक्यूल। तो क्वेश्चन करने के दौरान हमको 1 मोल 2 मोल मतलब 1 मोल 2 मोल 4 मोल 5 मोल दिया रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ तो उसका एटॉमिक वेट दिया रहेगा, तो एटॉमिक वेट के जरिए से मतलब उसका मास नंबर दिया रहेगा, तो उसके वजह से हम लोग मोल को निकाल लेंगे। मोल को निकालने का कई तरीका है, अगर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो Na से डिवाइड कर दो, अगर उसका वेट दिया हुआ है तो उसका एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, तो मोल फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि n मोल्स, तो n मोल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, n इंटू ए मॉलिक्यूल्स हो गए। अरे एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, F/2 kT था, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो n मॉलिक्यूल्स मतलब n नंबर ऑफ मोल्स के अंदर एक मोल अगर होता तो Na पार्टिकल होता, अगर n नंबर ऑफ मोल हो तो Na हो गया। तो अब इसको हम लोग F/2 kT लिख सकते हैं। और ध्यान से देखो कि इसको हम थोड़ा सा NF/2 और K इंटू Na को एक साथ लिखते हैं इंटू टी। ये जो तुम्हारा K इंटू Na ये तो R हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को टोटल एनर्जी को दिखाने के लिए देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो अपने को आ गया है NF/2 R इंटू टी, ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम लोग आइडियल गैस को पढ़ रहे हैं, तो आइडियल गैस के शुरुआती क्लास में जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे आइडियल गैस का एजम्पशन हम लोग कंसिडर किए थे, जैसे कि आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे थे कि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं और नेग्लिजिबल होते हैं उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। और साथ साथ एक बात यही पढ़े थे कि उनके मॉलिक्यूल जो गैसियस मॉलिक्यूल उनके बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होती है। अब जब इंटरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी के अंदर अगर हम देखेंगे तो कितने तरह की एनर्जी आते हैं, 2 तरह के आते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी आते हैं, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी आते हैं। तो अगर हम चाहें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो गैसियस मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी हम लिखने के लिए जब आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है आइडियल गैस के अंदर 0 होता है। तो अब टोटल एनर्जी जो हमें मिल गया है वो क्या मिल गया है, चलो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर NF/RT/2। तो यहाँ से अब हम लोग टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं।
तो टोटल एनर्जी जो हो चुका है, चलो सॉरी 3/2 नहीं बल्कि F/2, F/2 nRT। लेकिन याद रहे कि टेम्परेचर को हमेशा हम लोग केल्विन में रखेंगे। देखो टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में रखेंगे, और ये सबको ऐसा यूनिट में अगर रखेंगे तो जो हमारा एनर्जी का वैल्यू आएगा वो जूल में आएगा। टेम्परेचर किस में रखना हम लोगों को? केल्विन में। और ये आर जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू भी जानते हैं, 8.315। अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको चाहे तो 25/3 भी लिख सकते हैं इसमें, एसआई यूनिट में। किसमें? एसआई यूनिट में। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग बात करते हैं इस आर का वैल्यू 25/3 रख करके। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल हम लोगों को जो एनर्जी मिली है वो एनर्जी किस किस बातों पे डिपेंड कर रही है। F/2 क्या है? वो कितने तरह के कैसा मॉलिक्यूल है, डायटोमिक है, मोनोएटोमिक है, चाहे पॉलीएटोमिक है, उस पर डिपेंड कर रहा है, और सिर्फ टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ देखेंगे जो हमारा मॉलिक्यूल का जो गैस का जो मॉलिक्यूल का एनर्जी है वो ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छा से लिखते हैं। तो जो हम लोगों को रिजल्ट आया है वो U का वैल्यू, इस U को थोड़ा सा बढ़िया से लिख करके इसके बारे में कुछ कुछ बातें डिस्कस करते हैं। F/2 nR इंटू डेल्टा टी। तो ये जो पहले ये डिपेंड किस पे किया? सबसे पहली बात है ये डिपेंड्स जो कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, किस टाइप का मॉलिक्यूल है। ये टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी जो डिपेंड कर रहा है वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो किस टाइप के मॉलिक्यूल है, कि मोनोएटोमिक है, डायटोमिक है, पॉलीएटोमिक है। तो यहाँ पे ये डिपेंड कर दिया नेचर ऑफ द गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे। इसको लिख देते डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस पे। अगर ट्रांसलेशन के लिए देखे थे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोनो डाई ट्राई कुछ भी हो। उसके बाद ये डिपेंड कर रहा है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और दूसरी बात है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो चाहे तो प्रोसेस इस तरह से गया हो, चाहे प्रोसेस इस तरह से, ये फर्स्ट पाथ, ये सेकेंड पाथ, ये थर्ड पाथ हो गया। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे पहली बात है कि पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। पाथ इंडिपेंडेंट टर्म है, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं एक स्टेट फंक्शन। पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस जब होता है उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। मतलब वो स्टेट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सीधा चलता है। अगर हम इसी तरह से अगर दो टेम्परेचर पर अगर देखेंगे तो हम इसका चेंज इन एनर्जी भी निकाल सकते हैं, चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो जैसे ही चेंज करेंगे तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे तो F तो सेम रहेगा, N सेम रहेगा, R सेम रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा F/2 nR डेल्टा टी। अब चेंज इन टेम्परेचर किस में भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे इसको केल्विन में रखो चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो, चेंज तो दोनों में सेम ही आता है। तो ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द। देखो जो भी एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मेट में, और जो मैकेनिकल एनर्जी वो सिर्फ काइनेटिक की वजह से आया है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होता है टेम्परेचर की वजह से उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं।
तो ये जो है इसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। क्लियर है? तो अब हम लोग देखो, चाहे एक मॉलिक्यूल हो चाहे एक मोल हो, कुछ भी पूछेगा, अगर एवरेज एनर्जी सिर्फ पूछा है, अगर एवरेज एनर्जी पूछा है तो उस समय हम लोग बात रखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। अगर टोटल एनर्जी पूछा है तो उस समय हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल है, चाहे मोनो हो, डाई हो, चाहे ट्राई हो, कुछ भी मॉलिक्यूल हो, हम लोग उसका मोनो के लिए 3, डाई के लिए 5 और ट्राई के लिए 6 काउंट करते हैं। तो चलो अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन तो अब बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पूछा है। तो फर्स्ट वाले का अगर हम देखेंगे तो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का हो 3/2 इंटू KB इंटू टी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया डिग्री सेल्सियस में, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में। तो 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻³ इंटू ये हो जाएगा 273 प्लस, सॉरी डिग्री नहीं, केल्विन पढ़ा लिखा नहीं है, इंटू 27। तो अब ये आ गया 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 300। ये जो एनर्जी आया है वो किस में आएगा? जूल में। तो ये हो गया। उसके बाद पूछा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल एनर्जी पूछा है, ये TKE मतलब ट्रांसलेशनल रखना, क्योंकि टोटल मत समझ लेना, ये है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निकालना है इसी का। तो टोटल के लिए काइनेटिक एनर्जी को चाहे टोटल एनर्जी को, बात एक ही है। तो ये F/2 इंटू KT। तो F कितना है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो उसके लिए F का वैल्यू 5/2 इंटू K का वैल्यू 38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करने के बाद 300 आता है। तो ये सब भी किस में आ गया? जूल में आ गया है। उसके बाद कह रहा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गेट एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस बार मोल पूछा है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा F/2 nRT। तो F कौन सा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो फिर से 5 आ जाएगा, तो 5/2। N का वैल्यू 1, R का वैल्यू 8.315, चाहे 25/3 भी कर सकते हो। तो चलो कैलकुलेशन के दौरान हम लोग इसको 25/3 कर देते हैं, 25/3 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो इसको डिवाइड करो 100, इसको डिवाइड करो तो ये 500 हो गया, सॉरी 50 हो गया। तो आप देखोगे तो 25 इंटू 25 तो 625, तो 650 जूल इस तरह से आ गया। तो अब टेम्परेचर अगर हमको मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, कोई भी गैस का दिया हुआ है, तो हम उसका आराम से टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो भी पूछेगा हम फटाफट उसको काउंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि एक मिक्सचर है जिसका कंजिस्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 4 मोल ऑफ द नियोन गैस एट टेम्परेचर T। तो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो दोनों का हमको निकालना है, तो दोनों का निकाल करके हम लोग ऐड कर देते हैं। तो गैसेस मिक्सचर के अंदर तो टेम्परेचर सेम ही है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन।
तो अगर O2 का अगर हम निकालें तो O2 का कितना आ जाएगा F/2, तो F और O2 का हो गया है 5, एक बार लिख देते हैं, चलो 5/2 इंटू N इंटू R इंटू T, ऐसा करते हैं ना, एक बार F/2 NRT कर देते हैं, तो F/2 रहेगा, N की जगह पे 2 हो जाएगा, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, चलो इसको रहने दो। F/2 इंटू NRT कितना मोल था, तो ये F/2 इंटू 2 इंटू RT, दोनों को ऐड करके एक बार ही हम लोग आंसर निकालेंगे। उसके बाद है दूसरा नाइट्रोजन गैस है, सॉरी नियोन है, तो नियोन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3 हो जाएगा, कितना मोल दिया हुआ है 4 मोल इंटू 4 RT। तो इसको सॉल्व करें, तो चलो इसको सॉल्व कर दो, तो ये 5 RT आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 RT आ जाएगा, 6 RT। अगर टोटल एनर्जी लिखेंगे तो दोनों का ऐड कर दो, ऑक्सीजन का प्लस में नियोन का, तो 5 RT प्लस में 6 RT इक्वल टू 11 RT। आज जब वैल्यू दिया हुआ है तो पुट कर देंगे, नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एनर्जी जो आ गया है वो 11 RT। तो ये अपना हो गया आंसर, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग जो भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा, जिस तरह का मॉलिक्यूल दिया रहेगा, कोई भी एनर्जी पूछेगा तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का आज का लेक्चर हो गया ख़त्म, और इसी के साथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी अपने पास नहीं बचा है, टोटल कंप्लीट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस यही था कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर अपने को अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो भी इसके अंदर एजम्पशन लिए हैं, जो भी इसके अंदर डेरिवेशन आया है, एक प्रेशर का फॉर्मूला आया था और एक आया है काइनेटिक एनर्जी का, और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो तुम वैसे भी याद कर ही लोगे। तो ये सारे टर्म को तुम दिमाग में रखना कि यहाँ से जो टोटल इंटरनल एनर्जी निकाले थे F/2 NRT या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका इस्तेमाल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ठीक ठाक करेंगे। तो कीप रिवाइज इन माइंड, पढ़ाई करते रहो, टेक केयर एंड बाय बाय।